हेलो बच्चों, आज हम बात करने वाले क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स की, जिसको हम क्या बोला करेंगे, पीरियोडिक टेबल। नाम आपने सुना होगा, पढ़ा भी होगा बेसिक क्लासेस में। क्लियर? तो देखो, कुछ बेसिक बातें अभी हम सीखने वाले फिलहाल आज के लेक्चर में, कि क्लासिफिकेशन का रिक्वायरमेंट क्यों होता है, एलिमेंट्स क्या होते हैं, कहाँ से फॉर्म होते हैं, कैसे होते हैं, उनका क्लासिफिकेशन किस भी आप पे किया गया, ये सारी चीजें वन टू वन। इज दैट क्लियर? तो सबसे पहले देखो, किसी भी चीज का क्लासिफिकेशन का रिक्वायरमेंट हमको क्यों होता है, किसी भी चीज का क्लासिफिकेशन का रिक्वायरमेंट हमको क्यों होता है, हम किसी चीज को क्लासिफाई क्यों करते हैं, ताकि चीजों चीजों को आसान बनाने के लिए ना। जैसे फॉर एग्जांपल कि हम फार्मेसी पे जाते हैं मेडिसिन लेने, तो जो शॉपकीपर होता है, जैसे हम पर्ची देते हैं तो तुरंत दवा निकाल के हमको दे देता है। क्लियर ना? तो देखो, वहां पे आप अगर नोटिस करो तो अलग अलग डिजीज के हिसाब से अलग अलग मेडिसिन क्या होते हैं, ऐसे रैक में लगे होते हैं। तो उसको पहले से पता होता है ना कि इस डिजीज का मेडिसिन, जैसे फीवर का आपको फीवर है या ऐसा पेन किलर वगैरह लिया, तो उसको पता है कि इसके मेडिसिन कहाँ पर रखे। तो ये मेडिसिन का क्या है, क्लासिफिकेशन है। अच्छा, ऐसा भी तो कर सकता था कि इतना बड़ा दुकान ना लेके, इतना कुछ खर्चा ना करके, रैक वगैरह ना लगा के, एक दो बकेट लेता, उसमें मेडिसिन को भर के ऐसा किधर भी बैठा रहता। जब आप गए तो फटाक से ऐसा क्या करता, बकेट को पलटता और आपको बोलता है कि भाई ये नाम है इसका मेडिसिन का, आप भी ढूंढो, हम भी ढूंढते हैं। तो क्या आसानी से आपको मेडिसिन दे पाएगा? नहीं दे पाएगा। समझ में आया? तो इसलिए क्लासिफिकेशन की जरूरत हमको पड़ती है। क्लियर है इतना? अब देखो, सबसे पहले बिल्कुल इनिशियल कंडीशंस की हम बात कर रहे हैं, जब एलिमेंट्स कितने अप्रोक्सीमेट 17 या 17 एलिमेंट्स की डिस्कवरी हुई थी, बिल्कुल इनिशियल फेजेस की। तो सबसे पहले साइंटिस्ट लेवोसियर ने जेई का क्वेश्चन भी है, पूछा गया है। तो सबसे पहले साइंटिस्ट लेवोसियर ने सबसे पहले भाई साइंटिस्ट लेवोसियर ने एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन किया। कंफर्म? जिनको हम क्या बोलेंगे, जिनको हम फादर ऑफ केमिस्ट्री बोलते हैं, आल्सो कॉल्ड फादर ऑफ केमिस्ट्री। क्लियर? तो अगर आपसे पूछे कि एलिमेंट्स क्लासिफाइड बाय, नाम आ जाएगा साइंटिस्ट लेवोसियर, आल्सो कॉल्ड फादर ऑफ केमिस्ट्री, जिनको केमिस्ट्री के फादर भी बोलते हैं। कंफर्म? यहाँ पे देखो, व्हाट इज द एलिमेंट्स। एलिमेंट्स क्या होते हैं पता है आपको? व्हाट इज एलिमेंट्स? कहता है कि प्योर मैटर व्हिच इज मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम। प्योर मैटर होते हैं जो एक सिंगल टाइप यानी सेम टाइप के एटम से मिलके बने होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए हमने यहाँ पे क्या लिया, आयरन लिया। तो आयरन मान लो ये हमारा पेन है, इसको क्या मान लिया हमने, आयरन का रॉड मान लिया। तो देखो, बहुत सारे सेम टाइप, बहुत सारे क्या होगा, आयरन के बहुत टाइनी पार्टिकल, छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होगा। क्लियर है ना? तो ये जो टाइनी पार्टिकल्स होते हैं, बहुत जो छोटे छोटे पार्टिकल्स ऐसे करके, बहुत जो टाइनी पार्टिकल्स होते हैं, उन्हीं को क्या बोला करेंगे, एटम। क्लियर? अभी आएंगे उस पर, देखेंगे क्या होता है, डिफाइन भी करेंगे उसको। कंफर्म इतना? तो यहाँ पे अगर लिखें तो क्या हो जाएगा, प्योर मैटर मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम। क्लियर? एक प्योर मैटर होते हैं जिसमें कुछ इंप्योरिटीज नहीं होती, ऑलमोस्ट वो पता होगा आपको, 99.99 वाला, थोड़ी बहुत इंप्योरिटीज हर जगह प्रेजेंट होती है। तो क्या बोला, प्योर मैटर मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम। जो प्योर मैटर होते हैं जो सेम टाइप के एटम से मिलके बने होते हैं। क्लियर है इतना? अब यहाँ पे देखो क्या होते हैं मैटर। व्हाट इज मैटर पता है आपको? मैटर को अगर हम यहाँ पे डिफाइन करें, क्लियर, तो क्या बोलोगे, एनीथिंग विच हैव मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस। कुछ भी जिसका कुछ ना कुछ मास होगा और जो जगह को ऑक्यूपाई करेगा, कवर करेगा, दैट इज कॉल्ड मैटर। क्लियर? तो लिखने की जरूरत है नहीं, बस ऐसे समझ लो, बहुत बेसिक चीज है, पता है आपको। क्या बोला, एनीथिंग विच हैव मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस, दैट इज कॉल्ड मैटर। क्लियर? व्हाट इज एटम? एटम क्या है? that tiny particles in which further division is not possible। वो सबसे छोटा पार्टिकल जिसमें फर्दर डिवीजन की पॉसिबिलिटी नहीं होती है, सबसे छोटा। क्लियर है? दैट इज कॉल्ड एटम। उसी को हम क्या बोला करेंगे, एटम बोला करेंगे। इज दैट क्लियर? यस। तो यहाँ पे देखो, तो सबसे पहले साइंटिस्ट लेवोसियर ने एलिमेंट्स के क्लासिफिकेशन के बारे में बताया, जिनको हम फादर ऑफ केमिस्ट्री भी बोला करेंगे।
क्लियर, आपने देख लिया कि एलिमेंट्स क्या होते हैं, दैट इज प्योर मैटर मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम। क्लियर, मैटर क्या होते हैं, फिर से बोल रहा हूं, मैटर क्या होते हैं, एनीथिंग व्हिच हैव मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस। एटम क्या होते हैं, दैट स्मॉलेस्ट पार्टिकल इन व्हिच फर्दर डिवीजन इज नॉट पॉसिबल। कंफर्म इतना। तो सबसे पहले इन्होंने जो 17 एलिमेंट्स या जो स्टार्टिंग के एलिमेंट्स थे जिनकी डिस्कवरी हुई थी, सबसे पहले साइंटिस्ट लेवुसियर साहब ने उनको क्लासिफाई किया कि इसमें दो पार्ट में, दैट इज वन मेटल एंड सेकंड इज अ नॉन मेटल। तो हम वहां पे आते हैं और यहाँ पे कुछ बेसिक चीजों को एक्सप्लेन करते देखते हैं। क्लियर इतना। तो एक साइड क्या आ जाएगा, मैटर, और सेकंड पॉइंट क्या हो जाएगा, सेकंड क्या हो जाएगा, नॉन मैटर, सॉरी नॉन मेटल। और इधर क्या आ जाएगा, मेटल। तो मेटल को अगर ऐसे लिख ले, चलेगा। क्लियर। अब देखो कहता है कि मेटल्स के जितने भी अल्फाबेट हैं, मेटल्स के ये जितने भी अल्फाबेट है वो मेटल्स के बेसिक प्रॉपर्टीज के बारे में बताते हैं। क्या बोला हमने, मेटल्स के जितने भी अल्फाबेट ये लिखे हुए इधर मेटल्स के बेसिक प्रॉपर्टीज के बारे में एक्सप्लेन करते हैं, बताते हैं। कन्फर्म इतना। आओ देखते हैं कैसे भाई। यहाँ पर देखो एम का मतलब होता है मेलेबल एंड डक्टाइल। आपने सुना होगा व्हाट इज मेलेबिलिटी। क्लियर, तो पहले डिफाइन करते हैं फिर लिखते हैं। एम का क्या मतलब हो जाएगा, एम का क्या मतलब हो जाएगा भाई, एम से होता है मेलेबल। कहते हैं जो मेटल्स होते हैं कैसे होते हैं, मेलेबल होते हैं। व्हाट डू मीन ऑफ मेलेबल, पता आपको। आपने बेसिक क्लासेस में पढ़ा होगा कि जब किसी आयरन बॉल को किसी हैमर के द्वारा हम पीटे, बिना टूटे हुए, विदाउट ब्रेक डाउन, एक थिन सीट में कन्वर्ट हो जाए, एक पतले से सीट में कन्वर्ट हो जाए, सो दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड मेलेबिलिटी या मेलेबल। क्लियर इतना। तो इसी को बोला करोगे मेलेबल। और क्या होते हैं, मेलेबल एंड डक्टाइल। अब डक्टाइल क्या होते हैं, किसी चीज को हम पकड़ के खींचे और टूटे ना, विदाउट ब्रेक डाउन, कन्वर्टेड इनटू थिन सीट, सॉरी थिन वायर, एक पतले से वायर में कन्वर्ट हो जाएगा। जब हम किसी चीज को पकड़ के खींचे और वो पतले से वायर में कन्वर्ट हो जाए विदाउट ब्रेक डाउन, सो दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड डक्टिलिटी या डक्टाइल। जैसे कॉपर का वायर बनाते, जैसे एल्यूमिनियम का वायर बनाते, पता है आपको। क्लियर है। तो हमने देख लिया कि मेटल्स कैसे होते हैं भाई, मेलेबल होते हैं और कैसे होते हैं, डक्टाइल होते हैं। क्लियर है। व्हाट डू मीन ऑफ फी, कहते हैं जो मेटल्स होते हैं कैसे होते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव। मेटल इज अ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एंड इलेक्ट्रिक कंडक्टर्स। कहते जो मेटल्स होते हैं कैसे होते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं। इलेक्ट्रोपॉजिटिव मतलब कि जैसे किसी एलिमेंट्स के बाहर वाले सेल में, जिसको हम वैलेंस सेल बोलते हैं, अगर एक इलेक्ट्रॉन है, दो इलेक्ट्रॉन है, तीन इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉनों को क्या करता है, लूज करेगा, निकालेगा। और जब निकालेगा तो उसके ऊपर क्यों करता है ऐसा, ताकि उसके वैलेंस सेल में, बाहर वाले सेल में कितने 8 इलेक्ट्रॉन आ जाए। और जब 8 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा तो खुद को कैसा फील करेगा, स्टेबल फील करेगा। राइट इतना। जैसे फॉर एग्जाम्पल देखो, कहता है ये जैसे मान लो हमने कोई मेटल लिया, और मेटल जितना आसानी से इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, लूज करेगा, निकालेगा, उतना आसानी से एम के ऊपर क्या करेगा, पॉजिटिव चार्ज कैरी करेगा। क्लियर है इतना। तो जब कोई मेटल जितना आसानी से इलेक्ट्रॉनों को लूज करेगा, निकालेगा, उसके ऊपर उतना अच्छे से, उतना जल्दी पॉजिटिव चार्ज आया करेगा। कंफर्म इतना। तो सेम तरीके से तो कहते हैं जो मेटल्स होते हैं, जो मेटल्स होते हो क्या करेगा, जो मेटल्स होते हो क्या करेंगे, इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं। मतलब इलेक्ट्रॉनों को लूज करता है, उसके ऊपर क्या करेगा, पॉजिटिव चार्ज आया करेगा। और यहाँ पे कहते जो मेटल्स होते हो क्या करते हैं, जो मेटल्स होते हो क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी मतलब इलेक्ट्रोपॉजिटिव एंड इलेक्ट्रिक कंडक्टर, मतलब हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। तो जो मेटल्स होते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं और क्या होगा, हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। क्लियर इतना। तो आपने अभी तक क्या देखा कि जो मेटल्स होते हैं कैसे, मेलेबल एंड डक्टाइल।
मेटल्स कैसे होते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, और कैसा होगा, इलेक्ट्रिक कंडक्टर्स, मतलब हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। क्लियर है इतना। उसके बाद व्हाट डू मीन ऑफ टी, कहते हैं जो मेटल्स होते हैं कैसे होंगे, टेंसाइल स्ट्रेंथ। मेटल्स कैसे होते हैं बेटा, टेंसाइल स्ट्रेंथ के। टेंसाइल स्ट्रेंथ मतलब किसी चीज की मजबूती हम चेक करते हैं ना, एक बार जैसे कोई किसी चीज से थ्रो किया, मारा, नहीं टूटा, फिर से मारा, थोड़ा सा ब्रेक हुआ, तो क्या उसकी क्वालिटी अच्छी है ना, उसी को बोला करोगे कैसा, ये टेंसाइल स्ट्रेंथ, मतलब उसकी स्ट्रेंथ कैसी है, बहुत मजबूत है, बहुत टेंसाइल है। क्लियर है इतना। व्हाट डू मीन ऑफ ए का मतलब है कि जो मेटल्स होते हैं वो क्या करता है, एलॉय का फॉर्मेशन करता है, यानी बहुत सारे मेटल्स को मिला के हम क्या करते हैं, एलॉय का फॉर्मेशन करते हैं, जो बेसिक प्रॉपर्टीज होते हैं किसके, मेटल के। क्लियर है इतना। एल का क्या मतलब हो जाएगा, एल का मतलब होता है लश्शरी। लश्शरी समझते हो, मतलब शाइनिंग सरफेस की, जो मेटल्स होते हैं कैसे होते हैं, चमकदार होते हैं। कंफर्म इतना। एस का क्या मतलब हो जाएगा, एस का क्या मतलब हो जाएगा, कहते जो मेटल्स होते हैं वो कैसे आएंगे, जो मेटल्स होते हैं वो कैसा होगा, सॉलिड एंड सोनोरस। तो जो मेटल्स होते हैं वो कैसे होंगे, सॉलिड होंगे एंड सोनोरस। अब सॉलिड तो ठीक है, व्हाट डू मीन ऑफ सोनोरस, भाई ये कौन सा रस आ गया। सोनोरस समझते हो ना, जैसे किसी साउंड से जो इको निकलता है ना, जैसे घंटे हमने बजाया, टन हुआ, तो जब टन वाला दूर तक जाता है उसी को क्या बोला करोगे, जो इको होता है ना किसी साउंड का, उसी को क्या बोला करोगे, सोनोरस बोलते हैं। देखो कुछ एक्सेप्शनल है, बट हम अभी उस पर नहीं जा रहे, क्योंकि ये उस टाइम की बात है जिस टाइम बहुत सारे एलिमेंट्स की डिस्कवरी नहीं हुई थी। जैसे हमने यहाँ पे बोला ये कैसा है, ये सॉलिड है, तो कुछ एक्सेप्शनल भी आते हैं, जैसे फ्रांसियम, सीजियम, फिर मरकरी वगैरह क्या है, लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, तो कुछ एक्सेप्शनल है, जब हम डिटेल में पढ़ेंगे तो देखेंगे वहां पे। अभी हमने ये उस टाइम की बात है जब स्टार्टिंग फेजेस थे, बहुत ज्यादा एलिमेंट्स की डिस्कवरी नहीं हुई थी, तो इसलिए हम उन एक्सेप्शनल वगैरह को अभी यहाँ पे नहीं कर रहे। उसके बाद तो आपने कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज देखे बेटा कि मेटल कैसे होते हैं, माइलेबल होते हैं, और कैसा होता है, डक्टाइल होता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एंड इलेक्ट्रिक कंडक्टर। क्लियर। टेंसाइल स्ट्रेंथ, ऐसे एलॉय का फॉर्मेशन, एल से क्या आ जाएगा, लश्शरी यानी शाइनिंग सरफेस होते हैं, एल से ऐसे क्या हो जाएगा, सॉलिड एंड सोनोरस। क्लियर है इतना। और यहाँ पे कहता है इसकी जो डेंसिटी होती है कैसा होगा, हाई डेंसिटी। कुछ और पॉइंट अगर यहाँ पे ऐड करें, डेंसिटी कैसा हो जाएगा, हाई डेंसिटी। एक्सेप्ट, यहां भी एक्सेप्शनल है, मतलब डेंसिटी तो ज्यादा है, बट ऑब्वियस है कि देखो सॉलिड है, तो सॉलिड में क्या होगा, सॉलिड का फॉर्मेशन कब होता है, जब पार्टिकल ऐसे बहुत पास पास होते हैं। क्लियर है ना, तो बहुत डेंस होगा, तो डेंसिटी ज्यादा हुआ करेगा, तो क्या लिखा, हाई डेंसिटी। लेकिन आपने देखा होगा जैसे सोडियम कैसा होता है, सॉफ्ट होता है, तो सोडियम है क्या, एल्कली मेटल्स। क्लियर ना, तो यहाँ पे लिख लेंगे एक्सेप्ट एल्कली मेटल, बेसिकली एल्कली वाले ही आ जाते हैं उसमें, तो क्या आ जाएगा, एक्सेप्ट अल्कली मेटल। क्लियर इतना। इधर आ जाओ दूसरे वाले पार्ट पे। तो ये कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज है किसके, मेटल के। यहां पे देखो सेकंड पार्ट की हम बात करें नॉन मेटल्स की, तो देखो यहाँ पे कहता है मेटल्स कैसे, माइलेबल एंड डक्टाइल। तो आपने तीन प्रॉपर्टीज पढ़ा होगा ना 9th-10th में, मतलब बेसिकली 10th में चैप्टर है ना आपका, तो दो प्रॉपर्टीज तो आपने कवर कर लिए, कौन से, मेटल एंड डक्टाइल। अभी कौन बचा, एक होता है ब्रिटिल इन नेचर। ब्रिटिल मतलब कि जब किसी चीज के थ्रो करे, ऐसे बीट करे, तो क्या हो जाएगा, तुरंत टूट जाएगा, ब्रेक डाउन हो जाए। क्लियर ना, तो उसको क्या बोला करोगे, ब्रिटिल इन नेचर। कहता है जो नॉन मेटल होते हो कैसा जाएगा, ब्रिटिल इन नेचर। क्लियर। तो दो प्रॉपर्टीज बेटा किसके लिए, मेटल के लिए, एक प्रॉपर्टीज किसके लिए, नॉन मेटल के लिए। क्लियर है। यहाँ पे देखो क्या है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एंड इलेक्ट्रिक कंडक्टर। अब देखो जब हम डिफरेंशिएशन करते हैं ना, जब हम डिफरेंशिएट करते हैं किन्हीं भी दो पार्ट्स को, तो बिल्कुल एक वाला देख लिया करो प्रॉपर तरीके से, दूसरे वाले में उसका अपोजिट क्या क्या पॉसिबिलिटी है वो बस अपने को रिलेट करना होता है। जैसे हमने यहाँ पे देखा कि कैसे ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, इलेक्ट्रिक कंडक्टर, तो इसका उल्टा क्या बन जाएगा, अगर ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, इलेक्ट्रॉनों को लूज करेगा, तो ये क्या करेगा, उन्हीं इलेक्ट्रॉनों को एक्सेप्ट करेगा, तो जो लेगा इलेक्ट्रॉन्स वो कैसा, उस पर नेगेटिव चार्ज आया करेगा, जो इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर रहा है उसके ऊपर क्या जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। क्लियर है इतना। तो ये कैसा हो जाएगा, इलेक्ट्रोनिगेटिव एंड नॉन कंडक्टर। क्लियर। तो ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, ये इलेक्ट्रोनिगेटिव, ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा, ये इलेक्ट्रिसिटी हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट
नहीं करता है, हालांकि यहाँ भी एक्सेप्शनल है, फिर से एक्सेप्शनल यहाँ पे आता है। जैसे कार्बन की बात करें तो कार्बन के एलोट्रॉप्स होते हैं डायमंड, ग्रेफाइट, फ्लोरीन। तो बेसिकली अगर मैं बात करूं किसकी, ग्रेफाइट की, तो ग्रेफाइट क्या होते हैं, तो ग्रेफाइट हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। क्लियर है? तो यहाँ पे जाओ तो आप लिख सकते हो नॉन कंडक्टर में, मतलब क्या आ जाएगा, एक्सेप्ट ग्रेफाइट एंड ब्लैक फास्फोरस। क्लियर है? फास्फोरस का पार्ट है वो भी हेलोट्रॉप्स होते हैं, तो ब्लैक फास्फोरस एंड समझ जाओगे ब्लैक फास्फोरस, तो एक्सेप्ट ग्रेफाइट एंड ब्लैक फास्फोरस, इसमें मतलब बेसिकली जो नॉन मेटल होते हैं क्या होते हैं, नॉन कंडक्टर, इनको छोड़कर एक्सेप्ट ग्रेफाइट एंड ब्लैक फास्फोरस। कंफर्म इतना? उसके बाद देखो ये टेंसाइल स्ट्रेंथ होते हैं, ऐसी कोई प्रॉपर्टीज यहाँ पे प्रेजेंट नहीं होती है। यहाँ पे देखो ये एलॉय का फॉर्मेशन करता है, ये किसी एलॉय का फॉर्मेशन भाई नहीं करता है। ये कैसे होते हैं, लस्टरी सरफेस, मतलब लस्टरी शाइनिंग सरफेस होते हैं, जबकि कैसा होता है, ये डल होता है, मतलब लस्टरी या शाइनिंग सरफेस इसमें प्रेजेंट नहीं होता है। क्लियर है इतना? यहाँ पे देखो कैसा सॉलिड है और कैसे होते हैं सोनोरस। तो बेसिकली स्टेट की बात करें तो ये सॉलिड है, ये कैसा होगा, सॉलिड, लिक्विड, गैस, तीनों फेज में प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे हम, क्या जाएगा, इज दैट सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ये तीनों फेजेस में प्रेजेंट होते पाए जाते हैं। क्लियर है इतना? हो जाएगा। यहाँ पे देखो इसकी डेंसिटी कैसी, हाई, इसकी डेंसिटी कैसी हो जाएगी, बताओ, ऐसे उसका उल्टा करोगे तो क्या बन जाएगा, लो डेंसिटी। क्लियर? यहाँ भी एक्सेप्शनल है तो यहाँ भी एक्सेप्शनल है, तो यहाँ पे हाई डेंसिटी एक्सेप्ट अल्कली मेटल, जबकि यहाँ पे क्या आ जाएगा, लो डेंसिटी एक्सेप्ट डायमंड। क्लियर? यहाँ पे एक एक्सेप्शनल प्रेजेंट है, एक्सेप्ट डायमंड, ये डायमंड लिखा है भाई, एक्सेप्ट डायमंड। क्लियर है इतना? तो अभी तक हमने यहाँ पे देखो कुछ बेसिक, अब यहाँ पे अगर हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात करें तो आपको पता है कि इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन, कि जो मेटल्स होते हैं इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब बाहर वाले सेल में 1 इलेक्ट्रॉन आएगा, 2 इलेक्ट्रॉन आएगा, 3 इलेक्ट्रॉन आएगा, और इन्हीं इलेक्ट्रॉनों को क्या करेगा, लूज करके अपने बाहर वाले सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स को रखता है और खुद को स्टेबल फील करता है। क्लियर है? जबकि इनके बाहर वाले सेल में, आपको लिखना तो इधर नीचे लिख सकते हो, इनके बाहर वाले सेल में क्या आएगा, 5 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पे आप देख के बताओ, किसी के वैलेंस सेल में 5 इलेक्ट्रॉन हो, 6 इलेक्ट्रॉन हो, 7 इलेक्ट्रॉन हो, और जो कितने इलेक्ट्रॉन्स को ऑक्यूपाई करना है, 8 इलेक्ट्रॉन को। क्लियर है इतना? तो बताओ 5 है, 6 है, 7 है, तो ये इलेक्ट्रॉनों को निकालेगा कि गेन करेगा, बताओ भी, ऐसे कि गेन करेगा। देखो 5 है तो 3 इलेक्ट्रॉन्स मिल जाएं तो कितना हो जाएगा, 8, 6 है तो 2 मिल जाएगा 8, 7 है तो 1 मिल जाएगा तो 8 हो जाएगा, और जब 8 आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। क्लियर है इतना? क्लियर है? तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉनों को गेन करेगा, जिसकी वजह से इसके ऊपर क्या आएगा, निगेटिव चार्ज, मतलब इसीलिए क्या होगा, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव, और ये इन इलेक्ट्रॉनों को क्या करेगा, लूज करेगा, निकालेगा, इसके लिए क्या हो जाएगा, ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव हुआ करेगा। तो ये कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज हमने देखे किसके, कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज, कुछ बेसिक क्लासिफिकेशन देखे किसके, मेटल और नॉन मेटल के। क्लियर है इतना? समझ में आ रहा है? कोई डाउट किसी तरीके का नहीं? आगे बढ़े तो देखो, अब लेबोसियर साहब ने कुछ ये बातें बताया मेटल्स और नॉन मेटल्स के क्लासिफिकेशन के बारे में। क्लियर है? बहुत अच्छा सब चल रहा था, लोगों ने खूब तारीफ किया कि सर क्या मजा आ गया, क्या पढ़ाते हो आप। क्लियर ना? बाद में क्या हुआ, 2 एलिमेंट्स की डिस्कवरी हुई, इनको मैं हटाना चाह रहा हूं यहां से। तो सब अच्छा चल रहा था, फिर क्या हुआ, 2 एलिमेंट्स की डिस्कवरी हुई, इनको क्या बोला करेंगे, एस यानी आर्सेनिक, और क्या है, एसबी, क्या बोलोगे, आर्सेनिक और एंटीमनी। तो देखो जब आर्सेनिक और एंटीमनी की डिस्कवरी हुई तो इनकी प्रॉपर्टीज थोड़ा मेटल से भी मिल रहा था, थोड़ा नॉन मेटल से भी मिल रहा था, या यह बोलो कि प्रॉपर तरीके से ना मेटल से मिल रहा था ना नॉन मेटल से मिल रहा था, तो मतलब दोनों की प्रॉपर्टीज इनमें प्रेजेंट होती थी। क्लियर है? अब ये समझ नहीं पा रहे थे लेबोसर साहब, ये क्या हो रहा है भाई, लोगों ने पूछा कि सर इनको कहाँ पे रखोगे, तो इसके बारे में उन्होंने कुछ एक्सप्लेनेशन नहीं दिया,
कि इनको मेटल में रखना है कि इनको नॉन मेटल में रखना है। तो एक थर्ड क्राइटेरिया यहीं से निकल के आता है जिसको हम क्या बोला करेंगे, दैट इज मेटालॉइड। क्लियर है इतना? तो देखो आज के टाइम पे इसको क्या बोला करोगे, सो दैट इज कॉल्ड मेटालॉइड, जिसमें मेटल एंड नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टीज प्रेजेंट होती है। आज के पीरियोडिक टेबल के हिसाब से देखें, कभी आपसे क्वेश्चन पूछे, जेई में क्वेश्चन पूछा गया था 21 का, व्हिच वन इज मेटालॉइड, 4 ऑप्शन दिए थे कि कौन इसमें से मेटालॉइड है। तो सिर्फ आपको पहचानना है, अगर आपको पहचानना आ गया, अगर आपको सिंबल पता है कि हाँ ये एलिमेंट्स होते हैं जिनको हम मेटालॉइड बोला करेंगे, क्लियर है, तो इजीली क्वेश्चन हो जाते हैं। कंफर्म इतना? तो आओ देखते हैं आज के पीरियोडिक टेबल के हिसाब से अगर हम देखें कि कितने मेटालॉइड प्रेजेंट है, तो आंसर हो जाएगा 8। कितना टिक करोगे? आंसर इज 8। कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं भाई? देखो पहला आ जाएगा 80 यानी एस्टेटिन, देखो कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो आज के टाइम पे टोटल कितने पीरियोडिक टेबल में 8 मेटालॉइड्स आर प्रेजेंट। तो ये बस अपने को देख लेना है, लर्न रखना है। अगर यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे तो इजिली हम टिक कर लेंगे, 2 सेकंड का काम होता है। छोटा सा इसके लिए देखो ट्रिक होता है। ट्रिक क्या है, मैं अगर उसकी बात करूं, देखो क्या लिखा है, क्या लिखा है, आंटी। एटी से क्या हो जाएगा, पहले नाम सुन ले एलिमेंट्स के, एस्टेटिन, टेलुरियम, एंटीमनी, जर्मेनियम, पोलोनियम, बोरान, आर्सेनिक और सिलिका। क्लियर है इतना? तो ये 8 मेटालॉइड्स, इनको क्या बोला करोगे, इनको क्या बोला करोगे, मेटालॉइड, पूरे पीरियोडिक टेबल में। क्लियर है इतना? तो देखो ट्रिक क्या हमारे पास भाई, इसको क्या बोला करोगे, आंटी। टी से क्या आ जाएगा, तेरी, तो क्या बोला, आंटी तेरी सब जी। क्या बोला, आंटी तेरी सब जी, पूरी सब्जी, पूरी पूरी सब्जी वही, BASSI क्या बन जाएगा, बासी। तो क्या लिखा, आंटी तेरी सब्जी सब्जी। देखो आंटी तेरी सब्जी, क्लियर, सब्जी पूरी, बासी, बासी, BASSI, दैट इज कॉल्ड मेटालॉइड। क्लियर है इतना? क्लियर है इतना? तो क्या बन जाएगा, आंटी तेरी सब्जी, आंटी तेरी सब्जी पूरी बासी। सो दैट इज कॉल्ड मेटालॉइड। तो जब मेटालॉइड की डिस्कवरी हुई, जिसके बारे में लेवोसियर साहब ने कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया था, कोई बात नहीं बताया था, तो अब ये थ्योरी क्या हो गया, फेल हो गया। तो अब लेवोसियर साहब का जो कॉन्सेप्ट था, जो क्लासिफिकेशन था मेटल और नॉन मेटल का क्लासिफिकेशन, ये बेसिकली क्या हुआ, यहीं पे ड्रॉप करना पड़ा, आगे प्रोसीड नहीं कर पाए, क्योंकि इसके बारे में लेवोसियर साहब को कोई इंफॉर्मेशन बेटा नहीं था। क्लियर है इतना? तो क्या हुआ, अच्छा एक चीज देखो, जनरल लाइफ में जब हम फेल हो जाते हैं, जब हम फेल होते हैं, तो सोसाइटी के लोग, ऐसे आसपास के लोग आते हैं ना ज्ञान देने, कि ऐसा कर लिया होता है, ये कर लिया होता है, तो ऐसा हो जाता है। जिनको कुछ नहीं आता वो भी हमको ज्ञान देते हैं आगे, सही ना, फ्री का। तो सेम तरीके से, तो जब इनकी थ्योरी फेल हुई, तो बहुत सारे साइंटिस्ट थे, हटा दो इसको, बहुत सारे साइंटिस्ट थे जो लाइन लगा के, बहुत सारे साइंटिस्ट थे जो लाइन लगा के खड़े हो गए, लाइन लगा के खड़े हो गए कि भाई ऐसा कर लेते, ऐसा कर लेते, ये क्या होता तो ये होता। क्लियर है? तो उसके बाद एक दूसरे साइंटिस्ट आते हैं जिनका नाम था जेसी प्राउड्स। क्या नाम था, जेसी प्राउड्स। तो इन्होंने एक हाइपोथेसिस दिया अपने नाम पे, जिसको हम क्या बोला करेंगे, दैट इज कॉल्ड प्राउड्स हाइपोथेसिस, दैट इज कॉल्ड प्राउड्स हाइपोथेसिस। क्लियर है? इन्होंने भी कुछ ज्ञान दिया, देखते हैं क्या ज्ञान दिया था इन्होंने। तो इन्होंने कहा कि एज्यूम दैट, मान लीजिए, क्या बोला कि एज्यूम दैट ऑल एलिमेंट्स आर मेड अप ऑफ हाइड्रोजन आइसोटोप्स। इन्होंने कहा कि मान लीजिए कि जितने भी एलिमेंट्स की डिस्कवरी हुई थी उस टाइम, वो सारे के सारे उनके मतलब मास नंबर, एटॉमिक नंबर की बात की इन्होंने, कि कैसे उनके नंबर को फाइंड आउट करोगे। तो इन्होंने कहा कि एज्यूम दैट ऑल एलिमेंट्स आर मेड अप ऑफ हाइड्रोजन आइसोटोप्स। क्या बोला इन्होंने कि जितने भी एलिमेंट्स है वो सारे के सारे हाइड्रोजन के आइसोटोप से मिलकर बने।
अब पता है भाई आपको, तो पहले यहाँ पे डिफाइन कर ले। अगर क्या बोला, assume that all elements are made up of hydrogen isotopes, H isotopes. You know isotopes? आइसोटोप समझते हो क्या होते हैं? जिनके एटॉमिक नंबर क्या हो, सेम हो, लेकिन मास नंबर क्या कर जाए, वेरी कर जाए, दैट इज कॉल्ड आइसोटोप्स। क्लियर है? तो देखो हाइड्रोजन के, अब आपको पता है कि हाइड्रोजन के कितने आइसोटोप्स होते हैं? 3 आइसोटोप्स, दैट इज 1H1, 1H2 एंड 1H3। इसी को डी से आप रिप्रेजेंट कर सकते हो, हाइड्रोजन ड्यूटेरियम। इसी को क्या बोला करोगे? ट्राइटियम। क्लियर है? तो बेसिकली ऊपर वाले की हम बात कर रहे हैं। क्लियर? तो इन्होंने कहा कि assume that all elements are made up of hydrogen isotopes, जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो सारे के सारे हाइड्रोजन के आइसोटोप से मिलके बने होते हैं। बच्चों ने कहा कि सर एक आध एग्जांपल्स बता दीजिए तो मजा आ जाए, मतलब टॉपिक में। बिल्कुल क्लियर ना? तो इन्होंने क्या किया, लिथियम का एग्जांपल लिया। इन्होंने बोला कि देखो लिथियम का एटॉमिक नंबर, मास नंबर फाइंड आउट करने के लिए क्या करना है, इसको 1s2 वाले को इसको 2 टाइम्स ले लो और इसको 1 टाइम ले लो। एटॉमिक नंबर को मास नंबर को जोड़ दोगे तो लिथियम का एटॉमिक नंबर और लिथियम का मास नंबर निकल जाएगा। कैसे होता है भाई? देखो 2 टाइम्स ना, तो इसको 2 बार लोगे तो कितना हो जाएगा? 1 + 1 2, और यहां से 1 टाइम इसका, तो यहां से 2, यहां से 1, कितना आ जाएगा? 3। क्लियर? और यहाँ पे देखो 2 टाइम्स इसको, तो 2 + 2 कितना? 4, और 3 यहां से कितना? टोटल 7। क्लियर है? तो देखो यही तो होता है, लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 और मास नंबर क्या बन जाएगा? 7। मजा आ गया भाई, लोगों ने खूब तालियां बजाएगी, सर वाह गजब मजा आ गया, क्या पढ़ाते हो आप। क्लियर ना? तो आपको पता है कि हर क्लास में कुछ एक आध बच्चे वो ऐसे नाटी टाइप के पीछे बैठे होते हैं ना, इनको बैक बेंचर बोलते हो आप अपने लैंग्वेज में। तो एक बच्चा खड़ा हुआ, हाथ उठाया कि सर एक छोटा सा डाउट है, अगर आप बता दे तो अच्छा होगा। टीचर ने कहा भाई पूछिए। सर ने कहा कि ठीक है, प्राउड साहब ने कहा कि ठीक है पूछिए। तो उसने बोला कि क्लोरीन का बता दीजिए, इस जो आप बता रहे हो कि हाइड्रोजन के आइसोटोप से सारे एटॉमिक नंबर मास नंबर निकल जाते हैं, तो इसका थोड़ा निकाल के बताइए। तो आपको पता है कि क्लोरीन का कितना होता है? 35.5। क्लियर? अब यहां से आप देख के बताओ, यहाँ पे ये 1 है, ये 1 है, यहाँ पे 1 2 1 3, तो ये सारे के सारे तो होल नंबर हैं। तो क्या ऐसे डेसिमल वाले नंबर, क्या कोई फ्रैक्शनल वैल्यू यहाँ से आप कैलकुलेट कर सकते हो? देखो फार्मूला क्या होता है, लिखता हूँ इधर, इधर लिख देता हूँ चलो। एटॉमिक वेट ऑफ एलिमेंट्स, क्या बोला? या एटॉमिक वेट ऑफ एलिमेंट्स इक्वल टू n इंटू आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन, या एटॉमिक वेट ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन आइसोटोप्स, इंटू क्या जाएगा? एटॉमिक वेट ऑफ हाइड्रोजन आइसोटोप्स, जहां पे n क्या भाई? नंबर। क्लियर है? पर n इज अ नंबर। अब यहां से आप देख के बताओ, तो n तो नंबर है, और ये जो हाइड्रोजन के आइसोटोप्स है 1H1 1H2 1H3, तो यहाँ पे आप कोई सा भी वैल्यू पुट करोगे तो आप कैलकुलेट करो, यहां से देखो कोई इस तरीके का कोई फ्रैक्शनल वैल्यू, कोई डेसिमल वाला वैल्यू आ रहा है क्या? कभी नहीं आ पाएगा भाई। क्लियर है? तो एक बच्चे ने, और इसका फ्रेंड था क्लोरीन का, मतलब जिसने क्लोरीन का पूछा था, सर अगर ये आ जाए तो आप कॉपर का भी बता दीजिए, इसका कितना हो जाएगा? 63.5। क्लियर है इतना? तो आप देख के बताओ, जब ये वैल्यू कैलकुलेट नहीं कर सकते तो भैया ये तो बिल्कुल नहीं कैलकुलेट कर पाओगे। कर पाओगे क्या? नहीं। तो इस वजह से क्या हुआ, ये भी इनकी थ्योरी फेल हो गई। कौन सी? हाइपोथेसिस, जो प्राउड साहब का था। क्या ही फर्क पड़ता, सपना था, रात में देखा, सुबह खाली, कुछ नहीं हाथ लगा। क्लियर है? ऐसा ही इन्होंने ज्ञान दिया था और इनका क्या हो गया? ज्ञान फेल हो गया। इसके बाद एक और ज्ञानी पुरुष आए जिनका नाम था डोबेराइनर, नाम पता होगा आपको, इरेज कर दो, इसको हटा दूं। क्लियर? तो उसके बाद जो साइंटिस्ट आए उनका क्या नाम था भाई? डोबेराइनर। क्या बोलोगे? डोबेराइनर, जिन्होंने एक ट्रायल लॉ के बारे में बताया था। क्लियर है इतना? तो आइए देखते हैं क्या होते हैं डोबेराइनर। डोबेराइनर ट्रायल लॉ।
क्लियर है? मतलब व्हाट डू मीन ऑफ ट्रायड? ट्रायड मतलब होता है ग्रुप ऑफ थ्री एलिमेंट्स। क्या बोला? ग्रुप ऑफ थ्री एलिमेंट्स, मतलब तीन एलिमेंट्स का ग्रुप, जिसको हम क्या बोलते हैं, ट्राई मतलब थ्री होते हैं ना, तो ट्रायड मतलब क्या हो जाएगा? ग्रुप ऑफ थ्री एलिमेंट्स। लेकिन याद रहे, ट्रायड ला के लिए जो आप तीन एलिमेंट्स का ग्रुप ले रहे हो, कैसे? सेम प्रॉपर्टीज के होने चाहिए, मतलब सेम ग्रुप के होने चाहिए। तो क्या लिखा? ग्रुप ऑफ थ्री एलिमेंट्स ऑफ सेम प्रॉपर्टीज। क्लियर? तो क्या बोला? ग्रुप ऑफ थ्री एलिमेंट्स ऑफ सेम प्रॉपर्टीज। इसके भी आप पे, जैसे फॉर एग्जांपल इन्होंने बताया, जैसे हमारे पास क्या है, एक लिथियम है, एक हमारे पास क्या है, सोडियम है, और एक हमारे पास क्या है, पोटेशियम है। तो इन्होंने कहा कि फर्स्ट और थर्ड, क्या बोला? एटॉमिक वेट या एटॉमिक मास। क्या बोला? एटॉमिक वेट ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट्स आर अप्रोक्सीमेट एवरेज ऑफ एंड मिडिल एलिमेंट्स। मतलब पहले और तीसरे एलिमेंट्स के एटॉमिक मास को ऐड करोगे, 2 से डिवाइड करोगे, तो क्या आ जाएगा? जो मिडिल एलिमेंट्स है उसका एटॉमिक मास। एग्जैक्ट वैल्यू आएगा जरूरी नहीं है, बट अप्रोक्सीमेट एवरेज वैल्यू आ जाता है। क्लियर? इतना जैसे कैलकुलेट करें तो लिथियम का वैल्यू आपको पता है कितना आ जाएगा भाई? लिथियम का आपको पता है, यहां से देखो कितना आ जाएगा। इसका ले लिया हमने 7, और इसका कितना होता है 39 पोटेशियम का। क्लियर ना? तो दोनों को जोड़ा, 7 प्लस 39 डिवाइड बाई 2, तो कितना आ जाएगा 46/2, यानी कितना आ जाएगा 23। क्लियर? तो क्या सोडियम का होता है 23? यस, आ गया भाई, देखो। क्लियर? क्या बोला? एटॉमिक वेट ऑफ मिडिल एलिमेंट्स आर अप्रोक्सीमेट एवरेज ऑफ एंड फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट्स। जब फर्स्ट, पहले और तीसरे एलिमेंट्स के, फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट्स के एटॉमिक मास को जोड़ोगे, 2 से डिवाइड करोगे, तो जो मिडिल एलिमेंट्स है उसका एटॉमिक मास निकल जाएगा। जैसे एक और एग्जांपल इन्होंने लिया था, किसके लिए? क्लोरीन के लिए, ब्रोमीन के लिए और आयोडीन के लिए। तो क्लोरीन का आपको पता है कितना होता है 35.5। क्लियर? इसका तो फाइंड आउट करना है, बीच में मिडिल में ना, तो इसका देखो कितना हो जाएगा 127। तो जोड़ो दोनों को, 35.5 प्लस क्या हो जाएगा 127, 2 से डिवाइड किया तो कितना आ जाएगा भाई? अप्रोक्सीमेट 81.25 आ जाएगा, एग्जैक्ट कैलकुलेट किया तो। और होता कितना है देखो, अप्रोक्सीमेट वैल्यू कितना मान ले इसको 80। क्लियर है? तो हमारे पास वैल्यू आएगा, तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू देखो, इसलिए हमने बोला एग्जैक्ट वैल्यू आया ऐसा जरूरी नहीं, बट अप्रोक्सीमेट वैल्यू का कैलकुलेशंस यहाँ पे होते हैं। क्लियर है इतना? अब इन्होंने देखो कुछ कंडीशंस लगाया डोबे राइनर साहब ने, जो इन्होंने ट्रायल लिया। पहले तो ये कि हाउ मेनी ट्रायल आर पॉसिबल, मतलब कितने ट्रायल डोबे राइनर साहब ने दिए थे, तो टोटल आंसर हो जाएगा 5। हाउ मेनी? 5। कौन कौन से हैं वो देखते हैं, जिसके बारे में डोबे राइनर साहब ने बताया था, जिसके बारे में, हटा दो इसको, जिसके बारे में डोबे राइनर साहब ने बताए हुए थे। तो 5 जो दिए थे इन्होंने, देखो तो ये थे भाई 5 सेट डोबे राइनर साहब के, जिसके बारे में इन्होंने बताया हुआ था। आप प्रॉपर तरीके से बना लेता है इसको। 1 2 3 4 एंड 5। क्लियर इतना? तो देखो क्या क्या है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम पहला हो गया, हमने देखा भी था अभी। सेकंड क्या हो जाएगा? कैल्शियम, स्ट्रांसियम एंड बैरियम। थर्ड क्या है? क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। फोर्थ क्या हो जाएगा? फास्फोरस, आर्सेनिक एंड एंटीमनी। क्लियर? नेक्स्ट क्या हो जाएगा? सल्फर, सेलोरियम एंड टेलोरियम। क्लियर इतना? ये 5 सेट थे जिसके बारे में डोबेराइनर साहब ने बताया था। अब सिर्फ यही पॉसिबल नहीं है भाई, और भी हो सकते हैं। क्या क्या कंडीशन होते हो थोड़ी देर में मिलेंगे, देखेंगे। तो पहले देखो, अगर इस पे कोई ट्रिक छोटा सा बना ले जिससे हम आसानी से इसको याद कर सके, लर्न कर सके। क्लियर है इतना? तो देखो क्या लिखा हुआ भाई, कौन सा कलर ले लें? चलो चलो चलो, तो देखो कौन सा कलर ले लें, मतलब ले लिया कलर।
यहाँ पे देखो क्या लिखा है, लीना के, देखो लीना के क्या लिखा हुआ, लीना के, लीना के कैसर बाग, मान लो कि केसर, कैसर का क्या है, बाग है, बगीचा भाई। तो लीना के कैसर बाग में कल बहार आई, लीना के कैसर बाग में, कैसर बाग में कल बहार आई, कल बहार आई। पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब, क्या बोला, पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब से सीटी बजवाई, क्या बोला, लीना के कैसर बाग में, और ध्यान से सुनो, लीना के कैसर बाग में कल बहार आई, पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब से, सब सा बोल सकते हो, सबसे सीटी बजवाई, बजवाई मतलब बस सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए। तो ये 5 सेट थे जिसके बारे में डोवेराइनर साहब ने बताया था, क्लियर है। अब इसके अलावा और देखो और भी पॉसिबिलिटीज हो सकते हैं, मतलब ये तो कंडीशनल है। तो पहला कंडीशन क्या था जिसके भी आप इन्होंने फ्रेम किया था, फर्स्ट कंडीशन क्या है कि जो भी आप एलिमेंट्स ले रहे हो कहां से होने चाहिए, सेम ग्रुप के होने चाहिए, क्लियर है। तो देखो ये पीरियोडिक टेबल में अभी डिस्कस करेंगे उस पर, ये अपने ग्रुप के एलिमेंट्स हैं, यस देखो ये एक ग्रुप के हैं, ये दूसरे मतलब ये अलग ग्रुप के, ये अपने ग्रुप के, अपने ग्रुप के, तो एक पार्टिकुलर ग्रुप के ये एलिमेंट्स लिए गए, 3-3 का, ट्रायड मतलब होता है ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट्स, क्लियर है। तो 3 एलिमेंट्स का इन्होंने सेट लिया था। अब देखो कंडीशन नंबर ये 1 हो गया, और हम अगर कंडीशन नंबर सेकंड पे जाएं, कंडीशन नंबर अगर हम सेकंड पे जाएं तो कहते हैं डिफरेंस ऑफ एटॉमिक नंबर ऑफ सक्सेसिव एलिमेंट, difference of atomic number of successive elements must be same, must be same। सेकंड पॉइंट क्या बोला कि जो भी आप डिफरेंस ले, डिफरेंस ऑफ एटॉमिक नंबर ऑफ सक्सेसिव, सक्सेसिव मतलब कि कंटिन्यूअस 3 एलिमेंट, जैसे ये है ना, तो जो आप कंटिन्यूअस 3 एलिमेंट से ले रहे हो उनके बीच का जो डिफरेंस होना चाहिए नंबर का, वो कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए, क्लियर है। तो अगर ऐसा कुछ आएगा तो उसको भी ट्राइड में, उसको भी ट्राइड के कैटेगरी में लाते हैं, जिसके बारे में डोवेराइनर साहब ने कोई बात नहीं बताया था, क्लियर है इतना। तो जैसे फॉर एग्जांपल हमने यहां पे ले लिया, देखो हाइड्रोजन हो गया, फ्लोरीन ले ले, सॉरी फ्लोरीन ले ले, हाइड्रोजन ले लिया, फ्लोरीन ले लिया, और क्या ले लिया, क्लोरीन ले लिया। तो देखो इसका नंबर क्या है 1, इसका क्या हो जाएगा 9, इसका क्या हो जाएगा 17। तो देखो गैप देखो 1 से 9 आने पे कितने का गैप भाई, 8 का गैप, क्लियर है इतना। यहां से देखो 9 से 17 आने पे कितने का गैप, 8 का गैप, क्लियर। तो देखो दोनों का गैप इक्वल है क्या। तो जहां जहां पे ऐसे जो भी 3 एलिमेंट लेने, मतलब सेम ग्रुप के होने चाहिए, जो भी आप 3 एलिमेंट ले रहे हो, पहला कंडीशन क्या है कि वो सेम ग्रुप के होने चाहिए। इसके अलावा भी हो सकते हैं, वो मैं आपको बता रहा हूं। जैसे हमने हाइड्रोजन लिया, फ्लोरीन लिया, क्लोरीन लिया, नंबर आपको पता है इसका कितना है 1, इसका कितना हो जाएगा 9, इसका कितना हो जाएगा 17। गैप इनके बीच का देखो 1 to 9 का कितना, 8 का गैप, 9 to 17 कितने का गैप, 8 का गैप, क्लियर है इतना। तो जहां पे ये गैप इक्वल आया करेगा उसको भी हम कहां पे, ट्राइड की कैटेगरी में ट्राइड की कैटेगरी में लाएंगे, जिसके बारे में डोवेराइनर साहब ने कोई बात नहीं बताया था। जैसे कुछ और एग्जांपल्स अगर ले, जैसे हमने यहाँ पे ले लिया बेरिलियम, सॉरी जैसे हमने यहाँ पे क्या ले लिया, बेरिलियम, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम, क्लियर। देखो पहली बात तो ये क्या सेकंड ग्रुप के, यस सेम ग्रुप के एलिमेंट्स हैं, पीरियोडिक टेबल देखेंगे तो देखेंगे उसमें क्या है। तो यहाँ पे देखो इसका नंबर क्या हो जाएगा 4, पता आपको, हाइड्रोजन का 1, हीलियम 2, लिथियम 3, बेरिलियम 4। मैग्नीशियम का कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, कैल्शियम का कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। तो डिफरेंस देखिए भाई, यहाँ पे कितना 4, 12 और यहाँ पे कितना 20। गैप बताइए कितने का 8 का, यहाँ पे गैप बताइए कितने का 8 का गैप। तो कोई जरूरी नहीं कि 8 का ही गैप आए, मतलब यहाँ पे आ रहा तो देख रहे हैं
इसके अलावा कोई सा भी नंबर लेकिन फिक्स होना चाहिए, चाहे वो 2 का हो, 8 का हो या कोई भी दूसरा नंबर हो सकता है, बट दोनों के बीच में जो गैप आ रहा है वो इक्वल होना चाहिए। अगर नंबर का गैप इक्वल है तो हम उसको ट्रायड के कैटेगरी में लाएंगे। फिर से बोल रहा हूं, जिसके बारे में डोबेराइनर साहब ने कोई बात नहीं बताया था, हाँ मैं आपको बता रहा हूं इसके बारे में। क्लियर इतना हो जाएगा। जैसे इसी में से अगर लूं, मान लो सेम तरीके से यहाँ पे देखो, तो ये तो आपने देख लिया। यहाँ पे भी आप फाइंड आउट करोगे तो देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, 8 का गैप। फिर से यहाँ पे देखा तो कितने का, 8 का गैप आ रहा है। यहाँ पे भी तो देखो इसका कितना हो जाएगा, 20 होता है, इसका कितना 38, और यहाँ पे 10 का कितना जाएगा 56। क्लियर है, तो कितना 56। यहाँ पे देखो गैप कितने का 20 38 कितने का 18 का गैप। क्लियर, यहाँ पे भी देखो कितने का गैप 38 से 56 में 18 का गैप। तो देखो सेम क्राइटेरिया तो फॉलो हो रहा है, जो वहां पे देख रहे हो यहाँ पे भी देख रहे हैं। क्लियर है इतना। तो चाहे आप ऐसे देखो चाहे आप ऐसे देखो, दोनों तरीके से सेम है। लेकिन जो डोबेराइनर साहब ने बताया तो सिर्फ इन 5 सेट के बारे में बताया था। इसके बियॉन्ड जो भी ये सारी क्राइटेरिया आप चेक कर रहे हो, इसके बारे में डोबेराइनर ने नहीं बताया था, बट ये ट्रायड लॉ को फॉलो करते हैं। क्लियर है इतना, कोई डाउट किसी तरीके से नहीं? तो आगे बढ़ जाएं। अब एक बात आता है, एक आखिरी पॉइंट इस टॉपिक के लिए, कि क्या इरेज कर दे, इसको हटा दे। चलिए अब क्या कहते हैं कि क्या हम सिर्फ एटॉमिक वेट के बिहाफ पे ही ट्रायड लॉ को फाइंड आउट करते हैं, देखते हैं? तो आंसर होगा नहीं। एक आखिरी का पॉइंट बना ले, पॉइंट नंबर 3, राइट, पॉइंट नंबर 3 कहते बिसाइड्स द एटॉमिक वेट या एटॉमिक मास, इसके अलावा हमारे पास एमपी यानी मेल्टिंग पॉइंट हो, हमारे पास बीपी यानी ब्लड प्रेशर नहीं भाई, बॉइलिंग पॉइंट हो, इसके अलावा आयोनाइजेशन एनर्जी हो। क्या होता है आयोनाइजेशन एनर्जी, सीखेंगे। आयोनाइजेशन एनर्जी हो, डेंसिटी हो, एक्सेट्रा, और भी बहुत सारे पॉइंट है। इनके भी आप पे भी हम ट्रायड लॉ को देखते हैं, मतलब फाइंड आउट करते हैं। तो क्या बोला, बिसाइड्स द एटॉमिक वेट या एटॉमिक मास, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, आयोनाइजेशन एनर्जी, डेंसिटी एक्सेट्रा, इनके भी आप पे भी हम फाइंड आउट करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक हम यहाँ पे छोटा सा क्वेश्चन अगर देखें, एक क्वेश्चन कभी पूछा गया तो आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ एग्जाम्पल क्या है, आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ क्लियर। तो क्या बोला, आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ, यहाँ पे दे रहा किसका, लिथियम एंड पोटेशियम आर 9.5 एंड 4.5। क्या बोला, आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ लिथियम एंड पोटेशियम आर 9.5 एंड 4.5 यूनिट हो जाएगा EV यानी इलेक्ट्रॉन वोल्ट रेस्पेक्टिवली। इनके रेस्पेक्ट में ये वैल्यूज दिया हुआ, तो फाइंड आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ, फाइंड आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ फाइंड आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ मिडिल एलिमेंट्स, मतलब किसका, सोडियम विल बी। तो देखो यहाँ पे फिर से सेम कॉन्सेप्ट है भाई, जैसे हम एटॉमिक मास को फर्स्ट और थर्ड के एटॉमिक मास को ऐड करके 2 से डिवाइड करते थे, तो मिडिल वाले का फाइंड आउट करते थे। तो सेम प्रोसेस अभी भी है। जैसे यहाँ पे देखो जो वैल्यूज दिए हैं उसकी बात अपन करें अगर, क्लियर ना, तो देखो यहाँ पे ये क्या हो गया, लिथियम हो गया। यहाँ पे देखो क्या, ये पोटेशियम हो गया। लिथियम के रिस्पेक्ट में कितना 9.5, पोटेशियम के रिस्पेक्ट में कितना 4.5, ये वैल्यूज दिए हैं।
और दोनों के वैल्यूज को क्या करोगे, चलो जोड़ दें यहीं पे भाई, ऐड कर दिया तो क्या करोगे, 2 से डिवाइड कर दोगे तो कितना आ जाएगा फाइनल आंसर, यानी 14/2, तो कितना आ जाएगा 7। क्लियर है। तो सेम प्रोसेस है, चाहे एटॉमिक वेट का क्राइटेरिया हो, चाहे इसमें से कोई भी, मतलब हमने आयोनाइजेशन एनर्जी के बिहाफ पे किया, इसके अलावा हो सकता है मेल्टिंग पॉइंट दिया हो, बॉइलिंग पॉइंट दिया हो, जरूरी नहीं किसी का भी, लेकिन याद रहे जो ट्रायड है उसी के बिहाफ पे आप फाइंड आउट करोगे। क्लियर है। तो ये कितना किसका निकल के आ गया, सोडियम का। क्लियर इतना। चलिए तो आज की कहानी यहीं तक।